रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस के आज के इस लेसन में हम रैंक कोरिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। रैंक कोरिलेशन क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, एक एग्जांपल की मदद से हल करेंगे। अभी तक अगर आपको याद हो तो कोरिलेशन एनालिसिस में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो और उसकी स्ट्रेंथ को स्टडी कर चुके हैं। तो हमने ये भी देखा था कि इसको स्टडी करने के हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला हमारे पास ग्राफिकल मेथड था, स्कैटर डायग्राम। इसके बाद हमने देखा था कि सिंपल कोरिलेशन एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉल पियर्सन फार्मूला यूज करते हैं। और थर्ड जो मेथड है वो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आज का ये जो सेगमेंट है ये रैंक कोरिलेशन के हवाले से ही है, तो इसको हम देखते हैं। स्कैटर डायग्राम का फायदा हमें ये है कि वहां से एक ओवरव्यू मिल जाता है, हमें पिक्टोरियल फॉर्म में हम पिक्चर को देख लेते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट डिग्री का नहीं पता चलता कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्ट कोई फिगर, कोई नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास नहीं आती, तो इसलिए स्कैटर डायग्राम पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। एक तो ये लिमिटेशंस हो गई स्कैटर डायग्राम की। सेकंड हम देखते हैं कि जब हम कॉल पियर्सन मेथड अप्लाई करते हैं तो उस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस अज्यूम करने पड़ते हैं। उसमें से एक अजम्पशन ये है कि जो हमारे पास डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। स्टैटिस्टिक्स में बार बार हम ये वर्ड या टर्म यूज करते रहते हैं कि जब भी हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह का हो या इस तरह की पॉपुलेशन से आए जिसकी अगर हम शेप और प्रॉपर्टीज को देखें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की हो। अब रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत दफ़ा हमारे पास डाटा इस तरह का होता है, वैल्यूज इस तरह की होती है कि जिसके बारे में ये वाला एजम्पशन फुलफिल नहीं हो सकता, या हमें उसकी जो शेप है उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वहाँ पर हम कॉल पियर्सन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कॉल पियर्सन के हवाले से एक उसकी मेजर ड्रॉबैक है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है रैंक कोरिलेशन। जी हाँ, रैंक कोरिलेशन में जो सबसे अच्छी बात है, जो इसका खास पॉइंट है, वो ये है कि इसमें हमें किसी तरह का अजम्पशन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस डाटा पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं वो डाटा या वो डाटा जिस पॉपुलेशन से है उसके बारे में हमें कोई अजम्पशन, नॉर्मेलिटी का अजम्पशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हर तरह के डाटा पे अप्लाई हो सकता है। सेकेंड, रियल लाइफ की बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी होंगी, उनमें से चंद को हम आगे देखेंगे भी, कि जहाँ पर हम हमारे पास एक्चुअल डाटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो डाटा रैंक की फॉर्म में अवेलेबल होता है या दिया जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें भी हम जो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें अल्टीमेट रैंक कोरिलेशन से ही फायदा लेना पड़ता है। ये जो रैंक कोरिलेशन का मेथड है ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, उन्होंने 1904 में डेवलप किया था, तो उन्हीं के नाम से इसका फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। तो यहीं पे अगर आप नोट करना चाहें तो जो सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला था वो उसका नाम है कार्ल पियर्सन, लेकिन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला है वो स्पीयरमैन के नाम से। तो ये दोनों का आपने ख्याल रखना है।
रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले को देख लेते हैं। रैंक को रिलेशन का जो पहले फार्मूला हमने स्टडी किया था उसको हम आर से डिनोट किया था। रैंक को रिलेशन के हवाले से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसके साथ हम छोटा सा एस डाल देते हैं। ये एस इस बात की निशानी है कि ये स्पीयर्समैन रैंक को रिलेशन है। ये अगर ना डालें तब भी चल सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन दोनों आर के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये नोटेशन यूज कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी 1 में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है, ये वाला फैक्टर हम माइनस करेंगे। ऊपर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ डी आई स्क्वायर। ये डी आई क्या है और डी आई स्क्वायर क्या है ये हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में देखेंगे। डिवाइडेड बाय एन, और एन इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप नोट करें जो चीज़ें हमें नहीं पता वो सिर्फ डी और एन है। तो डी से मुराद डिफरेंस ऑफ रैंक है, वो आगे चल के हम देख लेते हैं। और एन एज यूजुअल जैसे हम यूज करते आ रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास डाटा से कैलकुलेट हो जाएं, उसको हम इसमें प्लग इन कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा वो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, या जिसे हम स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहेंगे। इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की भी रेंज जो है वो सेम है। जी हाँ, रेंज क्या हमने पढ़ी है कोरिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, -1 से लेके +1 तक दोनों इंक्लूडेड है। और रैंक कोरिलेशन की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये फीचर आप उसको कह लें, वो ये है कि इसकी भी इंटरप्रिटेशन सेम है जैसे हमने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की हुई है। तो उसी तरह हम इसके रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करते हैं। जैसे पहले भी बताया कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमें किसी अजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री अजम्पशन भी हम कह सकते हैं कि जो भी डाटा आएगा पॉपुलेशन या सैंपल में से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमें कुछ एजम्पशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियल लाइफ में बहुत दफ़ा इस तरह के इश्यूज आते हैं कि जहाँ पे हमें ये वाला मेथड बहुत सूट करता है। और जैसे पहले भी देखा है कि अगर हमारे पास दिए ही रैंक्स हों तो फिर तो अल्टीमेट हम इसी पे रिलाई करेंगे और इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है या क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें हम न्यूमेरिकली बहुत सारी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल किसी की ब्यूटी है, इसको कोई न्यूमेरिकल फिगर यूजली हम नहीं निकालते, तो इसको हम गुड, बैड, एक्सीलेंट इस किस्म की रैंकिंग में डिवाइड कर लेते हैं। या टीवी चैनल्स पे बहुत सारे आपने शोज देखे होंगे जहाँ पे किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसकी रैंकिंग दी जाती है। इसके 10 नंबर्स हैं, किसी के 7 है, किसी के 5 है, या ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। तो इस किस्म के बहुत सारी एग्जांपल जब रियल लाइफ में आती हैं तो उसको हम इससे डील करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमने रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास 3 तरह की सिचुएशंस आएंगे, तो उसमें हम 3 तरह का मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। फर्स्ट में क्या है कि हमारे पास जो गिवन डाटा होगा वो रैंक्स की सूरत में होगा। ऑलरेडी डाटा पे रैंक्स अवेलेबल होंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमें एक्चुअल डाटा दिया गया हो और उसकी रैंकिंग भी हमने खुद करनी है। वो रैंकिंग कैसे करनी है ये भी हम देखेंगे। और थर्ड ये है कि रैंक्स तो हैं लेकिन कुछ रैंक्स ऐसे हैं कि रिपीट हो रहे हैं, सेम रैंक्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये वाला जो सेगमेंट है फर्स्ट, ये हम इसी सेगमेंट में देखते हैं और इन दोनों को हम
नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो बेस्ट इलस्ट्रेशन एग्जांपल से हो सकती है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग आई है। तो आपने देखा होगा कि वहां पे अक्सर जो टीम्स की रैंकिंग है हर कुछ अरसे के बाद आ रही होती है कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है। ये जो डाटा मैंने लिया इसमें देखें तो दो तरह की रैंकिंग दी गई है। टेस्ट रैंक्स है, टेस्ट मैच में रैंकिंग है, और वनडे इंटरनेशनल में उनकी जो रैंकिंग है। ऑस्ट्रेलिया की जो रैंक है वो फर्स्ट है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, साउथ अफ्रीका थर्ड, इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ। तो 9 टीम्स हैं और उनकी रैंकिंग, और इन्हीं टीम्स की वनडे इंटरनेशनल में भी रैंकिंग यहाँ पे शो की गई है जो कि टेस्ट मैच से डिफरेंट है। तो ये तो हमारे पास डाटा हो गया। तो चेक हमने क्या करना है, तो चेक हमने ये करना है कि हमारे पास ये रैंक वाला डाटा है और परफॉर्मेंस हमने ये चेक करनी है कि ये जो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस है ये और ओडीआई की परफॉर्मेंस क्या ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है, अगर हैं तो कितने, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे नोट करें हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है, हमारे पास रैंक्स वाला डाटा है, तो इसलिए हम इसमें रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे। तो कैलकुलेशन के स्टेप्स नोट कर लें। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है कि टेबल बना लें। इस तरह का आपको एक टेबल की जरूरत होगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ये तो वही है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन डाटा है। दो मजीद कॉलम हमें चाहिए, वो हमने बना लिए, और एक का नाम डी रख दिया और दूसरे का डी स्क्वायर। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि इस टेबल में डाटा को फिल कर देना है। कैसे फिल करना है वो हम देखते हैं। इस कॉलम को हम देखते हैं, डिफरेंस ऑफ रैंक्स। ये जो दो रैंक्स हैं डाटा के इनका हमने डिफरेंस लेना है। तो 1 -1 0, 2 -3 -1, 3 -2 1। आइडिया होगा आपको। इसी तरह ये वाली वैल्यू और इस पूरे कॉलम को एंड तक आपने कंप्लीट कर लेना। तो इस कॉलम की हेडिंग हमारे पास आ गई डी। डी स्टैंड फॉर डिफरेंस, और किन चीज़ों का डिफरेंस है, टू रैंक्स का। तो हर वैल्यू का हमने रैंक का डिफरेंस ले लिया। अब इसको कॉलम को देखते हैं। जब आपके पास डी बन जाएगा तो डी बनने के बाद हर डी वाली वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लेना। तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर +1 ही होता है, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, एंड सो ये कर सकते हैं कंप्लीट। जी ये कंप्लीट हो गया। तो एंड पे आपने क्या करना है, इस वाले कॉलम का आपने टोटल ले लेना। इन तमाम वैल्यूज को सम करेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। और इस टोटल को अगर मैं नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ किसका है जी, डी आई स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास कॉलम था डी स्क्वायर या डी आई स्क्वायर कह दें, ये 20 आ गया। ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की है उसको हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। रैंक को रिलेशन का फार्मूला हमारे पास है आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर -1। इस फार्मूले में हम
अभी जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं वो प्लग इन करते हैं। 6 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और सम ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 20, वो पुट की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो n है हमारे पास वो 9 है, और 9 स्क्वायर आ गया 81 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 120। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 720। इनको आपस में डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस कर दें, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.8333। तो ये हमारे पास रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक बात और जो आप नोट करें कि अक्सर स्टूडेंट जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हुए यहाँ तक आते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद वही वैल्यूज नीचे लिख देते हैं और 1 में से माइनस करना भूल जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एन पे उसको प्रॉपर 1 में से माइनस किया ताकि आपका आंसर करेक्ट आए। इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इस रिजल्ट की। 0.83 कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज आपको पता है -1 से लेके 0 तक और 0 से +1 तक। तो इस वैल्यू को हम चेक करते हैं कि ये कौन सी साइड पे लाइट करें। डेफिनेटली 0 से बड़ी है और +1 के करीब है। तो इस वैल्यू को रफली अगर आप स्केच करें तो ये आपको इस रीजन में +1 के करीब नजर आएगी। तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक तो ये है कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो इससे हमें पता चला कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेकंड, हमने वैल्यू 1 के करीब है, तो अगर वैल्यू 1 के करीब हो तो उसको हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करती है। तो इस वैल्यू से हमें दो चीज़ें पता चल गई कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी है और पॉजिटिव भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो कैटेगरीज थी, वनडे इंटरनेशनल ये वाला मैच और टेस्ट मैच, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन पाया जाता है, जिससे हम ये मुराद भी लेते हैं कि अगर किसी टीम की परफॉर्मेंस एक कैटेगरी में इम्प्रूव हो रही है तो उसका इफेक्ट उस दूसरी कैटेगरी में भी आ रहा है, या अगर कोई टीम एक कैटेगरी में बेहतर परफॉर्म करती है तो उसी की परफॉर्मेंस दूसरी कैटेगरी में भी बेहतर होते हुए नजर आ रही है। समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा है इस सेगमेंट में। कि बहुत दफ़ा रियल सिचुएशन में इस तरह का हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी कि जिसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज या एक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं होगा, डाटा रैंक्स की सूरत में होगा, तो उसमें हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करेंगे। कॉल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करने के लिए हमने देखा कि डाटा और पॉपुलेशन को नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये assumption वायलेट हो रहा है या इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज नहीं करेंगे। उसकी जगह हम कौन सा यूज कर सकते हैं? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि इसके लिए हमें किसी assumption की जरूरत नहीं होती। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस कोर्स में हम इसको RS से डिनोट कर रहे हैं। इसका फार्मूला है 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इसमें दो वैल्यूज हमें चाहिए, d और n की। ये वैल्यूज हमने अभी निकाली हैं, ये फाइंड आउट करके इसमें प्लग इन करके सिंप्लीफाई करें तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज है वो भी -1 से +1 तक है, और इसके रिजल्ट्स को भी वैसे ही इंटरप्रेट किया जाता है जैसे जैसे सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को किया जाता है।
तो इस सेगमेंट में आपने रैंक और रिलेशन के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जांपल की मदद से सीखा। इसी के साथ हम इस सेगमेंट को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।